जय हिंद। स्वागत है आप सबका साइंस का जलवा में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो आपके प्रकाश का परावर्तन है। यह फिजिक्स का पहला चैप्टर है कक्षा 10 की। जो प्रकाश का परावर्तन है इसका आज हम लोग वेरी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। कौन सा क्वेश्चन? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहने का मतलब है कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन करने वाले हैं, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। जो अगर 2024 में एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसमें मैंने आपको 10 क्वेश्चन बताए हैं 2 नंबर वाले। अगर आप लोगों ने यह 10 के 10 क्वेश्चन को इस वीडियो में देख लेते हैं तो आपके इस चैप्टर से क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा। ये मैं 100% गारंटी लेता हूँ, 100%। क्योंकि जितने भी सारे आपको मैंने इसमें क्वेश्चन बताए हैं वो सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को जानते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। क्या है क्वेश्चन? कह रहा प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर समझते हैं। क्या बोल रहा उत्तर? जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं तो लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या है इसका मतलब? मानिए एक सतह है, कोई किरण आया, मान लीजिए हवा माध्यम। ये जो माध्यम है, माध्यम मतलब कि हवा हो सकता है या कांच हो सकता है या पानी। अगर हवा से कोई प्रकाश की किरण आया तो हवा में ही चला जाना चाहिए, अगर पानी में आया तो पानी से ही चला जाना चाहिए। तो कहने का मतलब कोई किरण आई हवा से और टकरा के हवा से ही वापस चला गया। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। यानी जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में हवा से आया और हवा से ही चला गया तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये VVI क्वेश्चन है ये। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। देखिए अभी हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा बहुत ही अच्छे से समझ लिए। तो क्या कह रहा है? इसके नियम को लिखिए। तो उत्तर समझते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? 2 नियम। अब देखते हैं कि कौन कौन सा ये 2 नियम है। कह रहा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। क्या है इसका मतलब? देखिए मैंने एक सतह बनाया, कोई किरण आया उसे हम आपतित किरण कहते हैं, कोई किरण चला गया उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक लकीर, एक डंटा जैसा खड़ा होगा जिसे हम कहते हैं अभिलंब कहते हैं। तो अब ये तीनों जो लाइन देख रहे हैं ये किस बिंदु पे है? इस बिंदु पे है। और इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। इसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। तो यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पे हैं। और ये जो है ये किस पे? इस सतह पे ही तो है सब। तो वही तो कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब। ये बिंदु जो आपतन बिंदु, इस पे क्या डाला गया? अभिलंब। तीनों एक ही तल में, यानी कि तल या समतल आप कह सकते हैं, स्थित हैं। और दूसरा कह रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। कहने का मतलब है कि जिस कोण से आएगा उसे आपतन कोण कहते हैं और जिस कोण से प्रकाश वापस चला जाता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका आपतन कोण है उसे I के द्वारा सूचित किया जाता है और जो परावर्तन कोण है उसे R के द्वारा सूचित किया जाता है। मान लीजिए अगर 60 डिग्री कोण से अगर कोई प्रकाश आता है और किसी सतह से टकराता है और वापस जब चला जाएगा तो उसका भी कोण कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। तो यही कहने का मतलब है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण I बराबर कोण R। तो उम्मीद है आपको दूसरे क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा प्रकाश के परावर्तन के नियम। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। क्या कह रहा है? उत्तल दर्पण
तथा अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। तो उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर क्या है, निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन सा अंतर है, एक एक करके हम लोग समझते हैं। देखिए, उत्तल दर्पण इधर लिख दिए और अवतल दर्पण बीच में एक लाइन दे दिए। ठीक, तो क्या कह रहा है, कह रहा है उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। उभरा का मतलब बाहर निकला हुआ। जैसे ये मेरा क्या है, एक दर्पण है, तो ये देखिए बाहर की ओर नहीं निकला हुआ है। देखिए तो बाहर की ओर इस तरह से देखिए तो बाहर है ना, तो वही तो कह रहा है उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा यानी बाहर है, और अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धसा, दशा नहीं होगा, धसा होगा, यहाँ पे धो होगा, तो यहाँ धसा हो रहता है, मतलब ऐसे इस तरीके से धसा हुआ रहता है। दूसरा क्या कह रहा है, उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है, यानी उत्तल दर्पण में जो आपका फोकस बनता है वो कैसा होता है, काल्पनिक होता है, और अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो कैसा होता है, वास्तविक होता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये जो सारे जो है बहुत इंपॉर्टेंट सब है। और तीसरा देखते हैं, इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। कौन सा दर्पण, अपसारी दर्पण भी कहते हैं, लेकिन अवतल को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट था, है ना। क्या कहता है, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है उत्तल में, और अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धसा रहता है। उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है, अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं, इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो तीनों क्वेश्चन हमने देखा काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, तो क्या कह रहा है उत्तर, वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। तो कौन कौन सा अंतर है इसको समझते हैं। मैंने 4 दे दिए अंतर आपके, यह है वास्तविक और यह है काल्पनिक। क्या कह रहा है, यह प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। जाहिर सी बात है, आपके नाम में ही छुपा है वास्तविक, यानी कि इसमें जो कटेगा वो आपको दिखेगा कि नहीं यहाँ पे सच में कटा है कोई भी लाइन, तो ये वास्तविक कटान से बनता है। लेकिन जो काल्पनिक है, यह प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से नहीं बनता है। वास्तविक कटान से, हाँ, ये वास्तविक कटान से नहीं बनता है, सॉरी यहाँ नहीं होगा, ठीक है। या आप यहाँ पे लिखते हैं वास्तविक कटान जो है, नहीं लिख के आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वास्तविक कटान से बनता है, सॉरी वास्तविक नहीं होगा, काल्पनिक कटान से बनता है। क्या होगा, काल्पनिक आप लिख सकते हैं, काल्पनिक कटान से बनता है। क्योंकि काल्पनिक का मतलब जानते हैं क्या होता है, कि जहाँ पे आपको डैश 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 डॉट डॉट लाइन जहाँ पे आ गया, समझिए वो काल्पनिक। काल्पनिक एक सोच जो कि आपको दिख नहीं रहा है, बस आप बस सोच रहे हैं, तो जो डैश 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 होता है उसे हम क्या कहते हैं, काल्पनिक। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या वास्तविक कटान से बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। दूसरा नंबर क्या, यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। किसमें, वास्तविक में आपका प्रतिबिंब जो फोटो बनता है वो हमेशा उल्टा बनता है, लेकिन काल्पनिक में जो प्रतिबिंब है हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। ये इम्पोर्टेंट है। और अगर हम देखें, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। अरे वास्तविक है, बिल्कुल उतारा जा सकता है, लेकिन अगर हम इसमें बात करेंगे तो इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। अब लास्ट वाला जो अंतर है वो क्या कह रहा है, यह दर्पण के सामने बनता है, यह दर्पण के पीछे बनता है। कैसे, अब इसको थोड़ा समझिए आप, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये मेरा दर्पण है ना, और ये मेरा क्या है, ये भी मेरा, ये अवतल दर्पण मान लीजिए, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, एक चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि यह उल्टा क्यों बनता है उत्तल में, ये वास्तविक में, और ये सीधा क्यों बनता है। देखिए जरा समझिए कि अगर मान लीजिए कोई भी आपका दर्पण है, जैसे मान लेते हैं ये दर्पण है, ठीक है। अगर यह दर्पण में मान लीजिए ये बिंदु क्या है P, ये क्या है F, और ये क्या है C। मान लीजिए अनंत पे कोई हमने एक वस्तु रखा, बिंब रखा, यह टकराएगा, और टकरा के कहाँ से गुजरेगा, पहले फोकस से और दूसरा C से। तो आपका जो बीच में कटा ये हमारा क्या बना, प्रतिबिंब। तो अब यहाँ पे आप देखिए, यह
वस्तु था और ये वस्तु का प्रतिबिंब नीचे बना, लेकिन ये नीचे बना तो ये क्या वास्तविक है, आपको दिख रहा है। अगर हम दूसरा और देखें, दूसरा अगर प्रतिबिंब ले लें, मान लीजिए जैसे हमने ले लिया जैसे हमने ले लिया कि वस्तु को अब अलग दिशा में रखेंगे। जैसे ये P था, ये हमारा F था और ये हमारा क्या था, C था। तो अब हम कहाँ रखेंगे, मान लीजिए P और F के बीच में वस्तु को रखें। तो एक वस्तु कहाँ F से होकर गुजरेगा, दूसरा कहाँ से गुजरेगा, C से, और बाकी कहाँ ये टकराएगा, कहाँ जाके मिलेगा, ये दर्पण के पीछे बना। जो पीछे बनता है उसको डैश 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 लाइन से करेंगे, और जो डैश डैश लाइन होता है, ये डॉट डॉट लाइन होता है, इसे हम कहते हैं काल्पनिक। आपका प्रतिबिंब तो बन रहा है, लेकिन दर्पण के कहाँ बन रहा है, पीछे बन रहा है। अब पीछे जो बन रहा है ये कैसा हो रहा है, काल्पनिक हो रहा है। क्या वो सीधा है कि उल्टा है, इसके ऊपर बन रहा है, तो ये क्या है, सीधा। तो जहाँ दर्पण के पीछे बनेगा वो हमेशा सीधा होगा लेकिन काल्पनिक होगा, और जो दर्पण के सामने बनेगा वो हमेशा वास्तविक होगा लेकिन उल्टा होगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रतिबिंब किसे कहते हैं। जो मैंने अभी को प्रतिबिंब बना के दिखाया, किसे कहते हैं। कह रहा है किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन का मतलब टकराना, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब कोई भी प्रकाश की किरण आए कहीं से भी, मान लीजिए सूर्य है, अब सूर्य से कोई प्रकाश की किरण आया और कहीं से टकराया, ठीक है, टकराने के बाद आपका क्या बन गया, फोटो बन गया, इमेज बन गया। या तो वो बन सकता है या नहीं भी बन सकता है। तो वही तो कह रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु में मिलती है, अगर मिल गया तो वो वास्तविक, नहीं मिला तो वो काल्पनिक। लेकिन आपको प्रतिबिंब में तो दोनों बताना है, वास्तविक भी बताना है और काल्पनिक। तो जो बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होते हैं उसे हम बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी कह सकते हैं इंग्लिश में। तो इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए सिंपल समझिए, मान लीजिए आपके पास कोई सूर्य है ना। अब सूर्य के बाहर में अगर पृथ्वी में देखें तो बहुत सारा क्या मिलेगा आपको, धूल कण मिलेगा, है ना। धूल कण जो गंदगी होता है, बालू वगैरह उड़ते रहता है, जब उस पर पड़ता है रोशनी तो चमकता है। तो कैसे चमकता है, वो चमकता है तब ना हम लोगों को रोशनी, हम लोग घर पे रहते हैं और घर में हमारा प्रकाश नहीं जाता, लेकिन बाहर की रोशनी से हमारे घरों में रोशनी आ जाती है, आता है ना। तो किसके कारण, ये किसके कारण हो रहा है, ये प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण हो रहा है। कैसे, इसको समझते हैं उत्तर में। देखिए किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण, ये सूर्य को मैंने बिंदु मान लिया, है ना। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण किसी अत्यंत सूक्ष्म धूल कण, यानी छोटे छोटे को हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्म बोलते हैं, बहुत छोटे अत्यंत सूक्ष्म धूल कण पर पड़ती है। यानी ये प्रकाश इस धूल पे पड़ा, धूल कण प्रकाश को अवशोषित कर, यानी कि जो प्रकाश इस धूल पे पड़ा इसको अपने अंदर ले लिया। अंदर लेने को क्या कहते हैं, अवशोषित। उसे अंदर कर लिया, अवशोषित कर उसे चारों दिशा में फैला देती है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो मतलब कहने का मतलब क्या था कि कोई भी अगर रोशनी अगर धूल कण पे पड़ती है तो धूल कण उसको पहले अंदर अवशोषित कर लेती है, उसके बाद चारों दिशा में उसको क्या कर देती, फैला देती। उसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। उम्मीद है आपको यह भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, उसको याद कीजिएगा और मज़ा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की 3 विशेषताएं बताइए। समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, जो प्लेन शीशा होता है उसके बारे में 3 खासियत बताना, विशेषता बताना। तो क्या कह रहा है, समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं, यानी 3 विशेषताएं हैं। कौन कौन सा जरा समझते हैं। सबसे पहला क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कोई समतल है और ये बिल्कुल इधर पेंट किया हुआ है, ये बिल्कुल आगे प्लेन है। तो इसमें क्या बनेगा, इसमें जो आपका बनेगा सीधा तथा आभासी होता है। इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा लेकिन आभासी, और आभासी का ही दूसरा नाम है, याद रखिएगा, काल्पनिक। क्या नाम है, काल्पनिक नाम है। तो इसमें क्या बनेगा आपका प्रतिबिंब, सीधा और आभासी। तो पहला समझ में आया। दूसरा क्या कह रहा, यह वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु के आकार के बराबर का मतलब क्या होता है, मान लीजिए प्लेन मिरर है, अगर वस्तु इतना बड़ा है तो आपका प्रतिबिंब यानी फोटो भी इतना बड़ा ही बनेगा। तो ये कहने का मतलब था वस्तु के बराबर
वस्तु के आकार के बराबर होता है। अब तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है यह होगा यह दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पे बनता है जितनी दूरी पे वस्तु दर्पण के आगे सामने रहता है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए अगर आपके पास ये प्लेन मिरर है, अगर आप यहाँ पे कोई एक सामान रख दिए, कोई वस्तु रख दिए, और इस दर्पण इस शीशे के यहाँ पे 5 मीटर की दूरी है, तो जो इसके अंदर बनेगा फोटो आपका वो भी कितना दूरी पे, 5 मीटर की दूरी पे। जैसे सोचिए आप शीशे के सामने खड़े हैं और जितना जितना दूर जाएंगे उतना ही आप छोटा फोटो महसूस होगा शीशे में, और जितना जितना पास आएंगे उतना ही आपको बड़ा फोटो महसूस होगा, प्रतिबिंब होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर वस्तु जितना दूरी पे शीशे से यानी दर्पण से रहेगा उतना ही दूरी पे वो आपका फोटो भी नज़र आएगा, प्रतिबिंब भी। तो दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पे बनता है जितना वस्तु के सामने होता है। ठीक, ये भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो आपके ये 7 क्वेश्चन हो गए। चलिए 8वें क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। 8वां क्वेश्चन किसे कहते हैं? क्या है 8वां क्वेश्चन? गोली दर्पण का आवर्धन किसे कहते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि गोली दर्पण का आवर्धन किसे कहते हैं? जरा उत्तर से समझते हैं। कह रहा प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को गोली दर्पण का आवर्धन कहा जाता है। मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, जो आपका फोटो बन रहा था उसकी ऊंचाई, और जो वस्तु की ऊंचाई, इन दोनों के अनुपात को ही क्या कहते हैं? गोली दर्पण का आवर्धन कहते हैं। और आवर्धन को स्मॉल एम यानी छोटी एम के द्वारा सूचित किया जाता है। तो हम कह सकते हैं, मैंने बोला ना कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात का मतलब बटे। तो बताइए, अब यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जो आपका ये प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश के द्वारा सूचित किया जाता है और वस्तु की ऊंचाई को h के द्वारा सूचित किया जाता है। तो m बराबर क्या हो जाएगा? h डैश बटे h। और इसका एक और फार्मूला होता है बच्चों, मैं बता दूं कि m बराबर गोले दर्पण का जो आवर्धन होता है माइनस v बटे u भी होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने, मैं इस चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर दिया हूँ, लिंक में दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाके वो भी देखिए। तो आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी 2 नंबर के, ये आपके बिल्कुल 100% सही हैं, आपके बिल्कुल क्लियर हो गए। अगर ये देख लेते हैं तो इस चैप्टर से अब कुछ भी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब आपको मैं बस 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको इस चैप्टर का अगले वीडियो में बताऊंगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तल दर्पण के उपयोग के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट, इससे आपको 2 नंबर के सवाल तो मिलेंगे, साथ ही साथ आपके ऑब्जेक्टिव भी इसमें क्लियर होंगे। तो उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है? उत्तल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित यानी बहुत सारे हैं। तो चलिए कुछ जानते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बोला है कि जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? हजामती दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है ना। सैलून वगैरह के दुकान में जब हम लोग जाते हैं और उस कुर्सी पे बैठते हैं तो सामने एक शीशा होता है ना। तो हम जितना बड़ा, उससे ज़्यादा बड़ा दिखता है वहाँ पे। तो जो बड़ा दिखता है वो अवतल दर्पण के लिए होता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। दूसरा क्या है? टॉर्च, वाहन की हेडलाइट है ना। जो टॉर्च होता है, टॉर्च के सामने आगे जो शीशा होता है, और जो वाहन या कोई भी गाड़ी की हेडलाइट आगे जिसमें बल्ब लगा रहता है, और सर्च लाइट में भी किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। इसीलिए देखते हैं आप कि टॉर्च में छोटा सा शीशा होता है, रोशनी फैलता है, और गाड़ी हो, ट्रक हो, बस हो, उसके हेडलाइट में छोटे से बल्ब होते हैं लेकिन रोशनी फैलते हैं। और जब फैलते हैं तो बड़ा हुआ ना, वो छोटा था लेकिन आपके रोशनी जब फैले तो बड़ा हुआ। इसका मतलब कोई भी चीज़ बड़ा अगर दिखे वो अवतल दर्पण। तो हेडलाइट वगैरह में, टॉर्च के वाहन में या सर्च लाइट में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का। दाढ़ी बनाने के लिए जो उपयोग होता है वो कौन सा? अवतल। तो और भी इसमें उपयोग मैंने आपको दिए हैं, जैसे कि ये तीसरा, रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। यानी डॉक्टर लोग जो आपका दर्पण उपयोग करता है, अब कान में कुछ हो गया तो उसको किस दर्पण से देखेगा ताकि वो बड़ा दिखे या उसको डॉक्टर को समझ में आए। गले में हो, दांत में हो, नाक में हो, तो डॉक्टर जो उपयोग करते हैं वह अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसको नोट कीजिएगा बच्चों, कॉपी में नोट कीजिएगा और उसको बाद फिर पढ़िएगा, क्योंकि आप एक बार वीडियो देखिए आपको अच्छे से समझ में आया। अगर खुद से एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, खुद से अगर पढ़ लेते हैं
तो और ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो जाइएगा, ताकि अच्छे से अच्छे ज़्यादा नंबर आप ला सकें। सबसे आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने आपको अवतल दर्पण के उपयोग बताया, उसी तरह उत्तल दर्पण के भी उपयोग को समझते हैं। तो उत्तल दर्पण के उपयोग क्या क्या हैं, जरा उसको भी जानते हैं। तो उत्तल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित हैं। जैसे स्कूटर हो गया, मोटर कार हो गया, बस हो गया, इसमें भी इसका उपयोग करते हैं। लेकिन किस लिए उपयोग करते हैं? इसका उपयोग करते हैं साइड मिरर के रूप में। जहाँ पे ड्राइवर बैठता है, ड्राइवर के बगल में एक शीशा होता है। वो शीशा किस लिए होता है? ताकि वो पीछे के आईने के रूप में होता है, ताकि पीछे का दृश्य, पीछे का जो गाड़ी आता है वो देख सके। और एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें जो है आपका प्रतिबिंब जो होता है वो छोटा बनता है। जैसे कोई ड्राइवर, मान लीजिए बस ड्राइवर, अगर वो गाड़ी चला रहा है, उसके बगल में जो आपका शीशा है और जो पीछे से ट्रक आ रहा है, बहुत बड़ा ट्रक है, और वह ट्रक उतना बड़ा तो नहीं दिखता है ड्राइवर को, वो छोटा दिखता है। तो इसीलिए उत्तल दर्पण में आपका छोटा बनता है और अवतल दर्पण में बड़ा बनता है। इसीलिए साइड जो मिरर होता है, साइड वाला शीशा, वह उत्तल दर्पण में उपयोग होता है। और मुझे उम्मीद है अब आपको ये 10 के 10 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन थे सब्जेक्टिव वाले, वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर करें और एक लाइक तो कर दें, इतना मेहनत आपके लिए करते हैं। और उसके बाद आप इसे सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि जो आपका अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।